हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो अब इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अनबाईपास रेजिस्टर आरई का डिस्कशन इन केस ऑफ बीजेटी। तो इसको पढ़ेंगे, इसका एक अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला डिराइव करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं, वो डेरिवेशन करूंगा और उस फार्मूले को मैं याद कराने की कोशिश करूंगा कि डायरेक्टली कैसे आप बीजेटी में वो फार्मूले यूज कर सकते हो, क्या ध्यान रखना होगा, क्या चीजें देखोगे और सीधे सीधे आंसर आप टिक कर सकते हो, क्या क्या याद रखना है, कैसे याद रखना, वो सारी चीजें मैं सिखाने की आपको कोशिश करूंगा डायरेक्टली, है ना। तो एक जनरल सर्किट लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लेंगे। अनबाईपास रेजिस्टर मतलब जिसपे बाईपास कैपेसिटर ना लगा हो, मतलब एसी मॉडल में आपका इमीटर और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस आरई प्रेजेंट रहेगा। अभी तक क्या होता था, आरई जब लगाते थे तो उसको बाईपास कैपेसिटर लगा के एसी मॉडल में उसको बाईपास कर देते थे, डीसी मॉडल में उसको इंटैक्ट रखते थे ताकि डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबलाइज हो जाए। लेकिन एसी गेन को हम क्या करते थे, अगर आरई प्रेजेंट रह जाएगा तो वो एसी गेन को क्या करेगा, रिड्यूस, बिकॉज इट इज वर्किंग एज एन नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट को तो स्टेबलाइज कर दे रहा है क्योंकि वो डीसी मॉडल में इंटैक्ट है, लेकिन एसी मॉडल में वो बाईपास करके उसको हम एसी गेन को रिड्यूस नहीं होने दे रहे हैं ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक ऑफ आरई। लेकिन अगर आरई प्रेजेंट रह गया, डीसी मॉडल में तो प्रेजेंट है ही, एसी मॉडल में भी प्रेजेंट रह गया अगर आरई, तो उस केस में क्या इफेक्ट आएगा, क्या क्या चीजें इंप्रूव हो जाएंगी, क्या क्या चीजें घट जाएंगी, क्या क्या चीजें बढ़ जाएंगी, इस पे थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, इसलिए इसका डिस्कशन करना थोड़ा सा जरूरी है। अनबाईपास्ड रेजिस्टर आरई, अनबाईपास रेजिस्टर आरई इन आरई, है ना, ये नीचे आरई इन बीजेटी कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर के केस में अभी तक हम जितने क्वेश्चन पढ़े हैं कॉमन इमिटर एम्पलीफायर के ही पढ़े हैं, ठीक है ना। कॉमन इमिटर एम्पलीफायर ये आपका एग्जाम में आता है तो मैं यही पढ़ाऊंगा, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस ये सब नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। फुल कोर्स में तो वो सब भी सारी चीजें हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ क्रैश कोर्स है तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है थोड़ी वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी सारी चीजें पूरी सब्जेक्ट सीखनी है तो यू कैन बाय द फुल कोर्स, आप ले सकते हैं। फुल कोर्स में सारी चीजें डिटेल में लॉजिकली सब समझाएंगे। यहाँ पे मैं अज्यूम करके क्रैश कोर्स में शूट कर रहा हूँ कि आपको बेसिक थोड़ा बहुत आता है, सीधे मैं क्वेश्चंस पे फोकस कर रहा हूँ ना, वो बेसिक्स या वो थियरी बताने की मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है ना उतना टाइम है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझेंगे। अनबाईपास रेजिस्टर आरई, अब इसको देखो बाईपास नहीं किया है, आरसी है तो एसी मॉडल सीधे ड्रॉ करेंगे, है ना। हम एसी मॉडल की एनालिसिस करने वाले हैं। आरबी आरसी, ये देखो वीसीसी है, एक कपलिंग कैपेसिटर CC1 के थ्रू हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे लेट से हमने लगा दिया VI। हम कुछ जनरल केसेस भी पढ़ेंगे और कुछ V0, ठीक है ना। C2 यहां से हम आउटपुट ले रहे हैं, ये RC है, ठीक है ना। अनबाईपास रेजिस्टर आरई, अब देखो एसी मॉडल ड्रॉ करेंगे चाहे डीसी मॉडल, दोनों के केस में दिस आरई विल बी प्रेजेंट बिटवीन इमीटर एंड ग्राउंड। ये आपका इमीटर है, जैसे करंट बाहर आ रही है, आपका कलेक्टर है और ये आपका क्या है, बेस, है ना। इमीटर और ग्राउंड के बीच में एक आरई रेजिस्टर है। यही जब बाईपास कैपेसिटर लगाते थे तो एसी मॉडल में ये बाईपास कैपेसिटर आरई को बाईपास कर देता था और फिर इमीटर और ग्राउंड के बीच में क्या आता था, जीरो रेजिस्टेंस आता था, आरई रेजिस्टेंस नहीं आता था। तो ये दिस फीडबैक वाज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ एसी model, but this feedback was present in case of DC model when we were using the bypass capacitor, है ना। तो उसकी वजह से ये निगेटिव फीडबैक, हमेशा निगेटिव फीडबैक की एक ही कमी है, गेन को रिड्यूस करना, बाकी सारी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर आप कंट्रोल सिस्टम भी पढ़े होंगे तो ज्यादातर निगेटिव फीडबैक यूज करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक केवल एक जगह यूज करते हैं, ड्यूरिंग डिजाइनिंग ऑफ द ऑसिलेटर, और कुछ नहीं, है ना। तो आप ध्यान से देखना, इसको हम एनालिसिस करते हैं, कुछ इसकी जनरलाइजेशन भी करेंगे, कुछ चीजें हम इंपैक्ट में लाएंगे, फिर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो पहले इसका डिस्कशन करते हैं एसी मॉडल का। इन
For designing the AC model, this capacitor will be shorted, this capacitor will be shorted, and this DC source will be replaced by its internal resistance, that is zero grounded, है ना। अब AC मॉडल ड्रॉ करते हैं, आप इतने मॉडल ड्रॉ कर चुके हो, बहुत इजीली ड्रॉ कर लोगे। क्या होता है, पहले हम बेस, कलेक्टर, इमिटर, जो ये तीनों टर्मिनल है, इनका इक्विवेलेंट हाइब्रिड पाई मॉडल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देयर इज अ रेजिस्टेंस R पाई, है ना, वो डिपेंड करेगा किस पे, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट पे, जो आपको सर्किट गिवन है उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। देयर, और ये क्या एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो देयर इज अ सोर्स कलेक्टर, ये कलेक्टर है, कलेक्टर इंड से एक करंट आईसी जा रही है, ये यहां से करंट जो जा रही है आईबी जा रही है अंदर की तरफ, और जो करंट बाहर आएगी आईबी प्लस आईसी वो आई होगी, ये इमिटर टर्मिनल है। This is the network model of these three terminals of the BJT। बाकी जो AC मॉडल में बाइसिंग सर्किट्स लगे हुए हैं, AC मॉडल में, AC में ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट, AC मॉडल में जो बाइसिंग रेजिस्टेंस है जहां जहां लगे हुए हैं उनको ऐड कर दो, तो ओवरऑल आपका हाइब्रिड पाई मॉडल आ जाएगा, और वहां से हम एनालिसिस करेंगे। कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में क्या लगा है, RC लगा देते हैं, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में क्या, RC लगा हो, और यहीं से ले रहे हो आप आउटपुट V0। तो V0 किसी नोड का वोल्टेज है तो प्लस, उसका रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, हमेशा ग्राउंड होता है, दैट इज माइनस, तो यही प्लस माइनस V0 है। और चूंकि इस नोड और ग्राउंड के बीच में जो वोल्टेज है वही प्लस माइनस V0 है, और इसी नोड और ग्राउंड के बीच में RC लगा है, तो RC के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही प्लस माइनस V0 है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, है ना। फिर देखो इमिटर और ग्राउंड के बीच में RE रेजिस्टेंस लगा है, तो कनेक्ट कर देते हैं इमिटर और ग्राउंड के बीच में क्या रेजिस्टेंस, RE रेजिस्टेंस। अब देखो ये यहां से इमिटर अब ग्राउंड से नहीं जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना, RE रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, है ना। अब बेस और ग्राउंड के बीच में लगा है RB, उसको भी कनेक्ट कर देते हैं। बेस और ग्राउंड के बीच में लगा है क्या, RB, और देखो बेस और ग्राउंड के बीच में लगा हुआ है VI, इसको एक्सटेंड किया, बेस और ग्राउंड के बीच में लगा हुआ है क्या, VI लगा हुआ है। ये मॉडल हो गया इक्विवेलेंट। अब हम इस सर्किट में देखते हैं, अगर ये RE 0 होता तो क्या, अब RE एक जनरल वैल्यू ले ली, अब देखते हैं इनपुट रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा इस RE के आने से। अभी तक क्या था, इमिटर डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड था, RE नहीं था, अब इस RE के आने पे इनपुट रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना, और इस RE के आने से गेन पे क्या फर्क पड़ेगा। और इन दोनों चीजों पे थियोरेटिकल क्वेश्चन बेटा आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आता ही आता थियोरेटिकल, कि RE की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, RE की वैल्यू बढ़ाएंगे तो गेन घटेगा कि बढ़ेगा। इस पे क्वेश्चन आपको बार बार आता रहता है एक एक नंबर के फॉर्म में, तो इसलिए ये थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। तो ये मॉडल हमने बना लिया, ये मैं अब रब कर देता हूं, ये इसका इक्विवेलेंट मॉडल हमने बना दिया, ठीक है ना, बाद में रब कर दूंगा। अब एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली चीज इनपुट रेजिस्टेंस के बारे में, क्योंकि वोल्टेज गेन निकालने से पहले वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द फाइंडिंग आउट द इनपुट रेजिस्टेंस। हमेशा हम इंटरेस्ट लेते हैं फाइंड आउट करने में इनपुट रेजिस्टेंस। तो हम पहले कहां से निकालते हैं, बेस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में इनपुट रेजिस्टेंस कितना दिखेगा, दैट इज RI डैश, या इसी को RI मान लो। अगर पीछे से पूछेगा, हम इसी को अभी RI मान रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ो ना, यहाँ RI कोई लिखा थोड़ो ना, हम इसी को RI मान रहे हैं। पीछे से पूछेगा तो फिर पूरे राइट हाफ का जितना रेजिस्टेंस दिखेगा बेस और ग्राउंड के बीच में, उतरे रेजिस्टेंस से पूरे राइट हाफ को हटा देंगे। फिर पीछे पूछागा तो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन करते जाएंगे, इनपुट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अभी तक यही करते थे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं ध्यान से, RI यहां से पूछने का क्या मतलब, इस यहां से पूछने का मतलब, यहां पे जो टॉप पे नोड है, इस नोड और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ के द्वारा कितना इनपुट रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होता है, सिंपली दिस RI विल बी इक्वल टू, कैलकुलेट करते हैं RI, फिर इसके बारे में, इस नोड का वोल्टेज हम मान लेते हैं, इस नोड का वोल्टेज VB है, VB अपान इस नोड से करंट कितनी जा रही है, बेस से करंट जो जाती है उसको IB कहते हो हमेशा, तो ये करंट कितनी IB, VB अपान IB बाय डिफॉल्ट, ठीक है। आ गया ये बात। अब देखो हम फाइंड आउट करते हैं पहले VB, है ना, VB की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं, जैसे पिछले केसेस में भी करते थे। VB इज इक्वल टू V पाई आता था जब यही RE 0 होता था, है ना। तो हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखो ये यहां से कनेक्ट नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट, अब ये ग्राउंड आपस में कनेक्ट हो सकते हैं ना, पहले इमिटर ग्राउंड होता था तो सीधे ये कनेक्ट होता था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये सर्किट।
अब देखो VB की वैल्यू निकालते हैं, नोड का वोल्टेज है, तो आप देखो इस VB की वैल्यू निकालनी है तो हम लूप में घूम जाते हैं, लूप में घूम के कहां तक पहुंचना होता है, ग्राउंड। किसी नोड का वोल्टेज निकालना हो तो उस नोड से मूव करो और मूव करते करते कहां तक पहुंचो, ग्राउंड तक, तो उस नोड का वोल्टेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, और नोड का वोल्टेज हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आता है, ठीक है ना। तो इतनी नेटवर्क थ्योरी बेटा आपको आनी चाहिए। तो मूव करते हैं, यहां से मूव करना शुरू किया तो नोड का वोल्टेज एज इट इज साइन के साथ अपने लेंगे, VB है तो VB, ठीक है। यहां करंट है क्या, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है यही तो आपका क्या है, V पाई। तो यहां करंट IB है तो IB इंटू R पाई प्लस माइनस V पाई हो जाएगा। तो प्लस माइनस V पाई कितना हो गया, IB इंटू क्या, R पाई, प्लस माइनस क्या हो गया ये IB इंटू R पाई VB, फिर प्लस माइनस VB एज इट इज लिया, प्लस माइनस माइनस V पाई, और V पाई इज इक्वल टू IB इंटू R पाई। अब देखो यहां पे करंट कितनी आ रही है, IB, यहां से करंट आ रही है IB, यहां से करंट कितनी आ रही है, इसी GM V पाई को मैं बीटा इंटू IB लिख सकता हूं कि नहीं, यहां से इजी हो जाएगा क्योंकि दोनों IB के फॉर्म में आ जाएंगे, बीटा इंटू IB, यहां से करंट आई, तो RE के क्रॉस करंट कितनी फ्लो होगी, बीटा प्लस 1 IB फ्लो होगी कि नहीं, जैसा कि होता I इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 IB, है ना। तो अब हम इस लूप में मूव कर रहे थे, मूव करके अगर ग्राउंड तक पहुंच जाए तो VB की वैल्यू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ जाएगी। तो प्लस माइनस IB इंटू R पाई, फिर यहां आए, इसके क्रॉस करंट कितनी है, इस तरफ, इस डायरेक्शन में करंट है I, दैट I इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 IB। तो ये प्लस माइनस इस साइन के साथ इसके क्रॉस वोल्टेज जनरेट होगा, प्लस माइनस माइनस क्या, बीटा प्लस 1 IB इंटू क्या, RE इज इक्वल्स टू क्या, ग्राउंड पे आ गए तो 0। तो यहां से आपको मिला बेटा VB इज इक्वल टू नथिंग बट IB कॉमन ले लो, R पाई प्लस बीटा प्लस 1 RE। और यहां ध्यान से देखो, अब अगर इसी IB को इधर कर दूं तो VB अपॉन IB इज नथिंग बट योर RI इज इक्वल टू कितना दिखा, R पाई प्लस बीटा प्लस 1 RE। ये जो मैं बार बार पिछले लेक्चर्स में कहता था कि बेस टर्मिनल से अगर राइट हाफ का पूरा नेट रेजिस्टेंस देखेंगे तो वो R पाई दिखेगा अगर इमीटर ग्राउंडेड है, और अगर इमीटर और ग्राउंड के बीच में RE रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो बेस इंड से अगर मैं पूरे राइट हाफ का नेट रेजिस्टेंस देखूंगा, मतलब बेस और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट रेजिस्टेंस कितना दिखेगा, या तो R पाई दिखेगा अगर इमीटर और ग्राउंड के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, दैट इज इमीटर इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। अगर इमीटर ग्राउंड से कनेक्ट कर दो तो RE की वैल्यू क्या है, 0, तो RI कितना आ जाएगा, R पाई। और या अगर इमीटर और ग्राउंड के बीच में RE लगा हुआ है तो बेस टर्मिनल से जब पूरे राइट हाफ का नेट इनपुट रेजिस्टेंस देखेंगे तो कितना दिखेगा, R पाई प्लस बीटा प्लस 1 RE। ये चीज याद रख लो, हम पिछले क्वेश्चंस में यूज करते थे, अगर इमीटर ग्राउंडेड है तो बेस इंड से अगर पूरे राइट हाफ का नेट रेजिस्टेंस देखेंगे इनपुट तो R पाई दिखेगा। और मैंने तब भी मैं बोलता था कि अगर इमीटर और ग्राउंड के बीच में RE लगा हुआ है तो जब बेस टर्मिनल से पूरे राइट हाफ का नेट इनपुट रेजिस्टेंस देखेंगे तो बेस और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट रेजिस्टेंस कितना दिखेगा, R पाई प्लस बीटा प्लस 1 RE। यही दो चीजें हैं और ये जनरल इक्वेशन है। इसी RE को अगर शॉर्ट कर दो, 0 कर दो तो इमीटर ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, RE को 0 रख दो तो RI कितना आएगा, R पाई। इसी का जनरल केस वो है कि नहीं। अब बताओ अगर अनबाईपास रेजिस्टर RE आ गया तो इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ा कि घटा बेटा, पहले आता था यही इनपुट रेजिस्टेंस R पाई, अब ये आ गया R पाई प्लस बीटा प्लस 1 RE, और एक लार्ज अमाउंट से बढ़ गया। यहां कनेक्ट तो RE है लेकिन RE का इफेक्ट इनपुट रेजिस्टेंस में कितना आ रहा है, बीटा प्लस 1 RE के बराबर से इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है, ना कि केवल RE के बराबर इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो इस RE के आने से इनपुट रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाय अ लार्ज अमाउंट, है ना। ये नेगेटिव फीडबैक है। फीडबैक क्या होता है, जो इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन हो। देखो ये इनपुट लूप में भी है ये, और ये आउटपुट लूप में भी है, इसीलिए ये फीडबैक है ना, फीडबैक। यही RE का फीडबैक डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज कर देता है। पहली चीज AC के केस में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनबाईपास रेजिस्टर RE इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू, जब अगर यहां RE प्रेजेंट नहीं है, अगर यहां आपने RE लगा दिया तो RE लगने से आपका इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जब RE नहीं था तो केवल R पाई था, अब R पाई प्लस बीटा प्लस 1 RE। अब अगर इस RE की वैल्यू में फर्दर बढ़ाऊं, मान लो RE की वैल्यू एक बार 1 किलो ओम लिया, तब RI आएगा R पाई प्लस बीटा प्लस 1 इंटू 1 किलो ओम। अगर RE की वैल्यू 2 किलो ओम कर दूं, बढ़ा दूं, तो RI फर्दर और बढ़ जाएगा कि नहीं। तो RE जितना बढ़ाते जाओगे आपका RI उतना क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उतना क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। RE बढ़ाते जाओगे तो RI क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब RE
आपने लगा दिया अनबाईपास रेजिस्टर। अब उस अनबाईपास रेजिस्टर आरई की वैल्यू भी चेंज कर रहे हो, अगर आरई घटाओगे तो आरआई घटेगा, इस रिलेशन से दिख रहा है, और आरई बढ़ाओगे तो आरआई क्या होगा, बढ़ेगा, इस रिलेशन से दिख रहा है ना। तो आरई अभी लगाया नहीं लगाया था, जब आरई 0 था तो इनपुट रेजिस्टेंस आर पाई दिखा, आरई कुछ लगा दिया तो कुछ वैल्यू आरई की आते ही आरआई बढ़ गया, और आरई को अगर फर्दर बढ़ाएंगे तो आरआई और बढ़ेगा, और आरई को अगर घटाएंगे और घटाते घटाते अगर 0 कर देंगे तो आरआई आ जाएगा आर पाई। तो आरई के घटाने पे आरआई घट रहा है, आरई के बढ़ाने पे आरआई क्या होगा, बढ़ेगा, यहां से दिख रहा है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो आरआई डिपेंड्स ऑन आरई। अगर आरई 0 है तो आरआई अपने मिनिमम वैल्यू आर पाई पे है, और आरई अगर कुछ वैल्यू होगी तो आरआई बढ़ जाएगा, और आरई को फर्दर बढ़ाने पे आरआई और बढ़ेगा। पहली इंफॉर्मेशन ले ली है ना। ठीक है, अब दूसरी देखते हैं, गेन के बारे में बात करते हैं ना, गेन के बारे में। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक मैं जनरल डेरिवेशन भी यहां पे करूंगा, दोनों चीजें एक साथ बता दूंगा, और दोनों चीजों को आपको याद रखना होगा, सिंपली 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 याद रखना होगा। ठीक है ना, ध्यान से ध्यान से, किस केस में क्या करना है। अब हम निकालते हैं आउटपुट V नॉट, हमें गेन के बारे में डिस्कशन करना है। इस आरई का इफेक्ट गेन पे क्या आएगा, इनपुट रेजिस्टेंस पे हमने देख लिया, इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका गेन पे क्या इफेक्ट आएगा वो देख लेते हैं, उसकी एनालिसिस कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को बेटा क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है ना, तो अब देखो V नॉट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, V नॉट क्या हो जाएगा। यहां पहले V नॉट निकालें, ये करंट I1 मान लें, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस IC, और IC कितना है, GMV पाई के बराबर, क्योंकि पीछे से करंट IC आ रही है और जो यहां फ्लो हो रही है वो क्या है, GMV पाई, तो IC और GMV पाई सेम होंगे क्योंकि सीरीज में करंट सेम। तो I1 इज इक्वल टू माइनस GMV पाई, और आउटपुट V नॉट क्या है, अगर यहाँ करंट I1 फ्लो हो रही है तो इस I1 के रिस्पेक्ट में इस RC के क्रॉस जो वोल्टेज I1 RC आएगा वो दिस प्लस पोलैरिटी दिस माइनस पोलैरिटी के साथ आएगा, और इस पोलैरिटी प्लस माइनस के साथ जो RC के क्रॉस वोल्टेज है वही V नॉट है, तो V नॉट कितना हो गया, I1 इंटू क्या, RC, I1 इज इक्वल टू माइनस GMV पाई इंटू RC हो गया। ठीक है, अब V नॉट हमने क्या निकाल लिया, V नॉट निकाल लिया माइनस GMV पाई इंटू RC के टर्म में, अगर ध्यान से देखो तो। ठीक है ना, अब अगर देखो ध्यान से, है ना, अगर ध्यान से चीजों को देखा जाए, अब या तो हम VI और V पाई में रिलेशन निकालें, VI और V पाई में हम रिलेशन निकालें, फिर V नॉट अपॉन VI फाइंड करें। हम उसकी जगह हम सबसे पहले निकालने जा रहे हैं, जो आपको याद करना है, V नॉट अपॉन VB हम निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, हम इसको मान लेंगे गेन AB डैश, है ना, और फिर VB और VI में रिलेशन निकाल के V नॉट अपॉन VI निकाल लेंगे। हम इस वाले फार्मूले को याद करने वाले हैं जो एग्जाम में काम आएगा, हम कनेक्शन को याद करने वाले हैं और इस फार्मूले को याद करने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा इजी फील करोगे, बहुत ज्यादा एंजॉय फील करोगे, है ना, एग्जाम टाइम में भी। हम पहले V नॉट अपॉन VB निकालेंगे, इसका पर्पस है, अभी आपको समझ में आएगा। अब अगर ध्यान से देखो, VB की वैल्यू अभी हमने निकाली है किसके टर्म में, IB के टर्म में, IB इंटू आर पाई प्लस बीटा प्लस 1 RE के टर्म में निकाली है। ठीक है, आर पाई नोन चीज है, DC ऑपरेटिंग पॉइंट पे, बीटा नोन चीज है, RE नोन चीज है ना, IB के टर्म में आ गया है VB। अब V नॉट अपॉन VB निकालना, अगर V नॉट को भी मैं IB के टर्म में निकाल लूं तो IB कैंसिल हो जाएगा, वेरिएबल गेन की वैल्यू आ जाएगी जो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो V नॉट देखो यहां था, मैं क्या करूं, V पाई को मैं ये लिख सकता हूं क्या, IB इंटू आर पाई, IB इंटू आर पाई लिख सकता हूं इंटू RC, है ना, और GM इंटू आर पाई को मैं बीटा लिख सकता हूं, तो ये माइनस बीटा इंटू IB इंटू RC हो गया कि नहीं। तो जब अनबाईपास रेजिस्टर RE को डील कर रहे हो तो इस करंट GM इंटू V पाई को बीटा इंटू IB मान लेना ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा इजी एनालिसिस हो जाती है। कहीं कहीं होता है भाई, हर चीज का एक अपना पर्टिकुलर यूज होता है। ठीक है, तो GMV पाई को बीटा IB मान लेना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि GMV पाई और बीटा IB सेम ही चीज है। तो ये IC बीटा I1 इज इक्वल टू माइनस IC है, IC इज इक्वल टू बीटा IB है, तो यहां मैं माइनस ऑफ बीटा IB लिखूंगा IC की जगह, तो माइनस बीटा IB RC, यही तो आया है। अब अगर मैं ये रेशियो निकालूं AB डैश, तो IB देखो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, माइनस बीटा IB इंटू RC अपॉन IB R पाई प्लस बीटा प्लस 1 RE, है ना। अब ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो AB डैश है गेन, जो गेन AB डैश है, दैट कम्स आउट टू बी
ये भी एक गेन ही है ना, इनपुट साइड का एक वोल्टेज V भी लिया है और डिवाइडेड बाय R पाई प्लस बीटा प्लस 1 RE। अगर यही RE 0 होता, अगर यही RE 0 होता तो ये गेन क्या आता, V नॉट अपान VB जो गेन है वो क्या आता, माइनस बीटा RC अपान R पाई, क्योंकि RE 0 होता तो ये टर्म 0, और R पाई को मैं क्या लिख सकता हूं, बीटा, मैं बीटा को लिख सकता हूं GM इंटू R पाई कैंसिल हो जाता और यही AV डैश क्या आता, यही AV डैश आता माइनस GM इंटू RC, जो कि गेन आप निकालते थे अनबाईपास रेजिस्टर RE के केस में, कई केसेस में यही आंसर आपका आता था, माइनस GM इंटू RC। अगर यही RE 0 हो जाता तो आपका गेन क्या आता, माइनस बीटा RC अपान R पाई, जो कि पिछले केसेस में आता था बाईपास रेजिस्टर RE के केस में। लेकिन बाईपास रेजिस्टर RE, अनबाईपास रेजिस्टर RE आने से क्या हुआ, डिनोमिनेटर में एक और टर्म आ गया बीटा प्लस 1 RE, तो उसकी वजह से गेन घटा बेटा की बढ़ा। अगर यही RE नहीं रहता तो गेन आता माइनस बीटा RC अपान R पाई, दैट इज माइनस GM RC, और RE आने से डिनोमिनेटर R पाई की जगह और ऐड हो गया समथिंग, तो डिनोमिनेटर बढ़ गया तो गेन क्या हो गया, घट गया। तो इस RE अनबाईपास रेजिस्टर RE के आने से इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ गया, लेकिन वोल्टेज गेन क्या हो गया बेटा, घट गया। वोल्टेज गेन क्या हो गया, घट गया। वोल्टेज गेन क्या हो गया, घट गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निगेटिव फीडबैक गेन को हमेशा क्या करता है, घटाता है बेटा, क्या करता है, घटाता है। दिस इज द फैक्ट, और ये आना चाहिए था, है ना। अब एक चीज और देखते हैं ध्यान से, अभी इसी को देखो ध्यान से, ये VB क्या है, इस नोड का वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, किसी भी नोड का वोल्टेज। अब देखो ये प्लस माइनस क्या है, VI है, माइनस इंड इसका कहां पे, एक VI वोल्ट की बैटरी है जिसका माइनस इंड कहां से कनेक्टेड है बेटा, ग्राउंड से, तो प्लस इंड बढ़ जाएगा कितने वोल्ट से, VI वोल्ट से विद रिस्पेक्ट टू माइनस इंड, तो माइनस इंड का पोटेंशियल 0, तो प्लस इंड बढ़ेगा VI वोल्ट से विद रिस्पेक्ट टू माइनस इंड, तो 0 प्लस VI, प्लस इंड का पोटेंशियल या इस नोड का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VI, यही तो प्लस इंड क्या है, यही नोड है। ये VI कह रहा है कि इस नोड का पोटेंशियल VI है, और ये आपने इस नोड का पोटेंशियल VB मान रखा है, जिस VB को आपने निकाला है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो VI इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में VB है, तो जो AV डैश है वही AV हो गया, AV डैश इज इक्वल टू AV, है ना, इज इक्वल टू V नॉट अपान VB इज इक्वल टू, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, V नॉट अपान VI को हम क्या लिख सकते हैं, V नॉट अपान VI को V नॉट अपान VB इंटू VB अपान क्या, VI, यही तो करते हैं, और VB अपान VI 1 हो जाएगा, क्योंकि VB इज इक्वल टू VI है, तो ये V नॉट अपान VI V नॉट अपान VB के बराबर, दैट इज AV डैश इज नथिंग बट माइनस बीटा RC अपान R पाई प्लस बीटा प्लस 1 RE के बराबर है, ठीक है ना। अब इसी में देखते हैं ध्यान से, अब इसका जो स्पेशल केस है, जो इसका स्पेशल केस है, इसका स्पेशल केस क्या है बेटा, जो हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, और मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को और जनरलाइज करूंगा। एक थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन और करते हैं, इसको फिर लेक्चर को क्लोज करेंगे। अब ध्यान से देखो, इफ बीटा इज हाई का मतलब अगर 100 का ऑर्डर का है ना, तो उसको भी हाई मान सकते हो, है ना। बीटा इज हाई, दैट मींस बीटा इज ग्रेटर देन 1, 100 भी है तो भी आप ले सकते हो, बीटा ग्रेटर देन 1 ले सकते हो। मैं कह रहा हूं 100 पे भी जो आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर, वो एक्चुअल आंसर के ऑलमोस्ट पास में होगा, है ना। हम अप्रोक्सीमेशन करने जा रहे हैं। अगर बीटा इज वेरी हाई या बीटा इज मच ग्रेटर देन 1, तो बीटा एंड बीटा प्लस 1, दो केसेस हैं, बीटा प्लस 1 RE इज मच ग्रेटर देन R पाई, देन क्या होगा, देखो ध्यान से, देन क्या होगा, AV डैश इज इक्वल टू AV इज इक्वल टू क्या होगा इस केस में, देखो माइनस ऑफ बीटा RC, है ना, R पाई प्लस, अगर बीटा मच ग्रेटर देन 1 है तो बीटा प्लस 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा, 1 को निग्लेक्ट कर दो, RE, और आप फिर कह रहे हो कि बीटा प्लस 1 RE या बीटा RE, इसको यहां बीटा RE लिखो, है ना, यहां बीटा RE लिखो, बीटा RE इज मच ग्रेटर देन R पाई, तो बीटा RE मच ग्रेटर देन R पाई है, तो इस समेशन में R पाई को क्या कर सकते हो, निग्लेक्ट
तो यहां से क्या आएगा, ये गेन आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली -RC/RE, और ये बहुत ही स्पेशल केस है। तो देखो क्या हुआ, निगेटिव फीडबैक की वजह से जो अप्रोक्सीमेट गेन आया दैट इज कम आउट टू बी -RC/RE, और जो गेन आया दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स। जब अनबाईपास रजिस्टर RE था तब गेन क्या आ रहा था, तब गेन आ रहा था AV डैश -GM/RC के बराबर, अभी निकाला था। RE को अगर 0 कर दें तो जो गेन है -GM/RC के बराबर है। इट इज डिपेंडेंट ऑन द ट्रांजिस्टर पैरामीटर, क्योंकि GM क्या है, GM आपका डिपेंड करेगा जो आपकी बायसिंग करंट है, जो बायसिंग करंट है गेन पे डिपेंड करेगा GM की वैल्यू, कि GM की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि गेन के ऊपर डिपेंड करेगा DC ऑपरेटिंग पॉइंट, और DC ऑपरेटिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा GM। तो यहां पे जब RE रजिस्टर बाईपास था, मतलब DC AC मॉडल में RE प्रेजेंट नहीं था, इमिटर और ग्राउंड के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं था, RE रेजिस्टेंस वाज नॉट प्रेजेंट, तो गेन आया -GM/RC, और GM डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर्स ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा था गेन, क्योंकि GM वैल्यू पे डिपेंड करेगा। और ट्रांजिस्टर जो पैरामीटर्स हैं वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकते हैं। कहा था ना, जब आपकी हीटिंग आएगी, BJT हीट होगा, BJT के हीट होने से DC ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो जाता है, चेंज, और DC ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज होगा तो ये गेन GM क्या हो जाएगा, ये GM क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि IC/VT। अगर IC चेंज हुआ आपका DC ऑपरेटिंग पॉइंट किसी भी वजह से, हीटिंग की वजह से या किसी भी वजह से, तो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं ट्रांजिस्टर के सारे पैरामीटर्स। तो जैसे टेम्परेचर चेंज करेगा, ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो चेंज होने के लिए लाइकली रहता है, वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज होगा, तो जो ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स हैं, जिन पे आपका गेन डिपेंड कर रहा है, इनपुट रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, वो पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, और वो पैरामीटर्स चेंज होके आपके क्या करेंगे, गेन को चेंज कर देंगे। तो जो आपका डिजायर्ड गेन है वो नहीं मिलेगा। इसीलिए आपने क्या किया, इमिटर और ग्राउंड के बीच में एक RE रेजिस्टेंस लगा दिया। तो DC मॉडल में जब वो RE रेजिस्टेंस प्रेजेंट था तो उसने DC ऑपरेटिंग पॉइंट को क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है। ये गेन कब आया है, जब RE रेजिस्टेंस नहीं प्रेजेंट है तो DC ऑपरेटिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं है। जैसे आप RE लगाओगे इमिटर और ग्राउंड के बीच में, DC पॉइंट विल बी स्टेबलाइज, और DC ऑपरेटिंग पॉइंट अब टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। जब DC ऑपरेटिंग पॉइंट टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा तो आपका DC ऑपरेटिंग पॉइंट अगर चेंज नहीं होगा तो आपके गेन के चेंज होने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि DC ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा तो GM के चेंज होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और GM के चेंज होने के चांसेस अगर कम हो जाएंगे तो आपके गेन के चेंज होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो DC ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज करना जरूरी हो गया, क्योंकि DC ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबलाइज होगा तो पैरामीटर्स ऑफ द AC मॉडल विल बी स्टेबलाइज्ड एंड गेन चेंज होने के चांस कम हो जाएंगे, है ना। ठीक है, अब देखो RE DC मॉडल में प्रेजेंट हुआ, जैसे RE उसने DC ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज कर दिया। अब देखो RE अगर AC मॉडल में प्रेजेंट हुआ, RE को बाईपास भी कर सकते हो AC मॉडल में, DC मॉडल में तो इंटैक्ट रखो, लेकिन AC मॉडल में क्या कर दो, बाईपास भी तो कर सकते हो AC मॉडल में, तो AC मॉडल में ही रहेगा। अब अगर AC मॉडल में वो नहीं रहेगा तो देखो गेन किस पे डिपेंड कर रहा है, ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो हम देखो क्या हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से। अगर हमने RE को इंटैक्ट रखा DC मॉडल में, RE को कहां रखा, इंटैक्ट रखा DC मॉडल में, तो उसने DC ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज कर दिया। अब स्टेबलाइज करने का ये मतलब नहीं हुआ कि अब DC ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज ही नहीं होगा टेम्परेचर के साथ, लेकिन जो टेम्परेचर की वजह से DC ऑपरेटिंग पॉइंट में चेंज होगा, दैट चेंज विल बी वेरी वेरी स्मॉल या निग्लिजिबल, हम निग्लेक्ट कर सकते हैं ना। तो DC ऑपरेटिंग पॉइंट बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, अब उसमें स्टेबल रहेगा, वो बहुत चेंजेस उसमें नहीं होंगे, चेंजेस होंगे भी तो बहुत स्मॉल होंगे। पहले लार्ज चेंजेस होने पॉसिबल थे टेम्परेचर के साथ, फिर ऑपरेटिंग पॉइंट में ड्रिफ्ट बहुत ज्यादा हो जाता, फिर आपका जो एम्पलीफायर सर्किट है किसी काम की नहीं होती कि ट्रांजिस्टर के AC पैरामीटर्स बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं, उसकी वजह से गेन में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है और वो गेन आपके लिए डिजायरेबल नहीं होता, फिर वो सर्किट किसी काम की नहीं होती, है ना। लेकिन आपने RE को इंटैक्ट रखा DC मॉडल में, आपने स्टेबलाइज कर दिया ऑपरेटिंग पॉइंट, तो आपका जो AC पैरामीटर्स हैं वो
मोर और लेस स्टेबलाइज हो गए, उनमें अब चेंजेस जो हो रहे हैं वो बहुत ही स्मॉल हो रहे हैं, लेकिन उसमें चेंजेस थोड़े बहुत अभी भी क्या हो सकते हैं। और जो एसी गेन है उन ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स पे डिपेंड तो कर ही रहा है, जो एसी पैरामीटर्स हैं उन पे डिपेंड कर ही रहा है। तो अगर उनमें थोड़ा भी चेंज होगा तो आपका एसी गेन चेंज अभी भी हो सकता है, क्योंकि उन पे डिपेंड कर रहा है गेन। किस पे गेन डिपेंड कर रहा है? ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स पे, है ना। जो एसी पैरामीटर्स हैं एसी मॉडल के जो पैरामीटर्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स पे, जैसे बीटा पे, जीएम पे, ये सब किसके हैं? ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स हैं। बीटा, जीएम, अल्फा, गेन। जीएम क्या होता है? ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर का क्या है? पैरामीटर है। बीटा क्या है? गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो अभी भी एसी गेन ट्रांजिस्टर के पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है। तो ट्रांजिस्टर के पैरामीटर थोड़े बहुत चेंज तो हो ही सकते हैं टेम्परेचर के साथ, ऐसा नहीं हो सकता कि वो चेंज ही नहीं होंगे। आरई डीसी मॉडल में प्रेजेंट होकर केवल उनको स्टेबलाइज कर रहा है, उस चेंज को ज्यादा नहीं होने दे रहा है, उस चेंज को क्या कर रहा है? एक लिमिट में ला रहा है, उस चेंज को ज्यादा अलाउ नहीं कर रहा है। चेंज तो होगा लेकिन बहुत ही स्मॉल या निग्लेजिबल चेंज होगा, जिसको आप क्या कह सकते हो? जिस चेंज को आप टॉलरेट कर सकते हो। भाई बहुत ज्यादा चेंज ना हो, थोड़ा बहुत चेंज तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, तो उतना चेंज तो होगा ही होगा, ठीक है। अब अगर यही आरई प्रेजेंट हो गया एसी मॉडल में भी, डीसी मॉडल में तो इसने डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज किया, अगर ये एसी मॉडल में ही प्रेजेंट हो गया तो देखो एसी मॉडल में भी प्रेजेंट हो गया तो जो एसी मॉडल में गेन आया माइनस आरसी अपॉन आरई, दिस गेन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ क्या? ट्रांजिस्टर पैरामीटर। इसमें कोई जीएम कोई बीटा कुछ भी आया है, ये गेन है जो अप्रॉक्सीमेट गेन है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर। मतलब इसने गेन को क्या कर दिया? स्टेबलाइज कर दिया। जब ट्रांजिस्टर के पैरामीटर से गेन ही इंडिपेंडेंट हो गया, अब अगर ट्रांजिस्टर के पैरामीटर किसी वजह से चेंज भी हो गए तो भी गेन में चेंज नहीं होगा, जो गेन आपकी डिजायर्ड है वही मिलती रहेगी हमेशा आउटपुट में, है ना। तो ये जो निगेटिव फीडबैक है आरई का, ये बहुत बहुत अच्छा है। क्या है? इसने एसी गेन को भी स्टेबलाइज कर दिया, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट को भी स्टेबलाइज कर दिया, इनपुट रेजिस्टेंस इसने बढ़ा दिया। बस इसकी एक कमी क्या है? गेन को इसने कम कर दिया। विदाउट आरई ये वाला फैक्टर नहीं होता तो गेन ज्यादा होता, डिनोमिनेटर कम होता, और विद आरई गेन थोड़ा कम हो गया। तो निगेटिव फीडबैक गेन को घटाता है लेकिन बाकी सारी चीजें इंप्रूव कर देता है, आपने पढ़ा होगा कंट्रोल में। तो इसने एसी गेन को भी क्या कर दिया? स्टेबलाइज कर दिया। अगर ये आरई एसी मॉडल में भी प्रेजेंट हो गया, बस गेन घट जाएगा लेकिन स्टेबलाइज हो जाएगा। और डीसी में प्रेजेंट है तो डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज, अगर आप डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट को भी स्टेबलाइज कर दो, एसी गेन को भी स्टेबलाइज कर दो, तो ओवरऑल जो गेन में चेंज होना होगा वो अब ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, बहुत ही कम होगा चेंज। अब तो बहुत ही आप परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। जब तक केवल डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज किया था तो गेन में फ्लक्चुएशन थोड़े बहुत थे, अब उस फ्लक्चुएशन को आपने आरई को एसी मॉडल में भी इंटैक्ट करके उस गेन के फ्लक्चुएशन को और भी लिमिट में ला दिया और कम कर दिया, है ना। तो वो और फ्लक्चुएशंस कम हो गए, ठीक है ना। तो आरई बस गेन थोड़ा सा घट गया तो आपको कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। गेन आपने थोड़ा घटाया लेकिन उसको स्टेबलाइज कर दिया तो बहुत अच्छा हो गया, है ना। अगर गेन आपको नहीं घटाना होता और थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आप सह सकते थे तो आप क्या बाईपास कैपेसिटर लगा देते, आरई इंटैक्ट रहता डीसी मॉडल में, ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज करता तो फ्लक्चुएशन को थोड़ा लिमिट में लाता, जो ज्यादा फ्लक्चुएशन उनको थोड़ा कंट्रोल करता, स्टेबलाइज करता। और एसी मॉडल में जो गेन आता वो ज्यादा आता क्योंकि आरई फीडबैक प्रेजेंट नहीं होता एसी मॉडल में, गेन ज्यादा आता, उसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता। अगर वो आप टॉलरेट कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से डिजाइनिंग जब करनी होती तो सोचते हैं, ठीक है ना। तो क्या आया इफेक्ट ऑन बाईपास रेजिस्टर आरई का? एक तो इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ गया, और अगर आरई को फर्दर बढ़ाएंगे तो इनपुट रेजिस्टेंस और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपका जो एसी गेन है वो स्टेबलाइज हो गया, घट गया, साथ में निगेटिव फीडबैक की वजह से घटना है तो घटेगा, और साथ में स्टेबलाइज हो गया, और अप्रॉक्सीमेट गेन की वैल्यू कुछ नहीं है, दिस आरसी अपॉन आरई, और माइनस साइन के साथ। क्यों? क्योंकि ये कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है, वो हमेशा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम करता है भैया, तो माइनस साइन तो आएगा। आरसी अपॉन आरई आ गया सिंपली गेन। अब देखो यहाँ पे आरई बढ़ाने पे गेन, निगेटिव फीडबैक, आरई बढ़ाने का क्या मतलब? निगेटिव फीडबैक बढ़ा रहा हो, तो जितना निगेटिव फीडबैक बढ़ाओगे उतना एसी गेन घटेगा। तो आरई के आने से एसी गेन घटा। अब अगर आरई को फर्दर बढ़ाएंगे तो गेन और घटेगा, इनपुट रेजिस्टेंस और बढ़ेगा,
गेन लेकिन स्टेबलाइज तो हो ही गया है, ठीक है ना। तो ये अप्रोक्सीमेट गेन है, ये फार्मूला हम अप्रोक्सीमेट गेन के केस में कर सकते हैं। तो कई बार यही क्वेश्चन दे देंगे, कोई आरबी की वैल्यू नहीं देंगे, केवल आरसी और आरई की वैल्यू दे देंगे और बोल देंगे दिस ट्रांजिस्टर इज बायस्ड इन एक्टिव रीजन एंड वर्किंग एज एन एम्पलीफायर, देन द अप्रोक्सीमेट गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर इज, और साथ में देंगे बीटा इज वेरी हाई। तो बीटा इज वेरी हाई, तो ये सारे अप्रोक्सीमेशन वैलिड हैं और ये तो अब सीधे सीधे माइनस आरसी अपॉन आरई कर दो, यही आपका आंसर हो गया। दिस इज द अप्रोक्सीमेशन बेटा, दिस इज द अप्रोक्सीमेशन। अब देखो यहाँ पे एक वेरिएशन और वो क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, उसको मैं यहीं कर देता हूं। यहाँ पे अगर उन्होंने आरएस लगा दिया, अगर यहाँ आरएस नहीं लगाया है, आरएस नहीं लगाया है, तो देखो जब आरएस अगर इन्होंने नहीं लगाया तो ध्यान से देखो, ये बेस का वोल्टेज यही तो वीबी ले रहा हूं, बेस नोड का वोल्टेज, और ये अगर ये प्लस माइनस है तो ये वीआई है, माइनस इन ग्राउंड पे तो प्लस इन वीआई वोल्ट पे चला जाएगा, है ना। तो ये वीआई है, वीआई और वीबी सेम होंगे अगर आरएस प्रेजेंट नहीं है। तो वी नॉट अपॉन वीबी जो आया था माइनस बीटा आरसी अपॉन आर पाई प्लस बीटा प्लस 1 आर, ये हमेशा आएगा माइनस बीटा आरसी अपॉन आर पाई प्लस बीटा प्लस 1 आर। ये गेन की वैल्यू आएगी, किस गेन की, आउटपुट वोल्टेज आपने लिया कहां से, कलेक्टर से, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में, और इनपुट वोल्टेज कौन सा ले रहा हूं, बेस का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या आएगा, माइनस ऑफ बीटा इंटू ये आरसी क्या है, आरसी इज द रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन कलेक्टर एंड ग्राउंड, नेट रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन कलेक्टर एंड ग्राउंड। ये जो आरसी है ये नेट रेजिस्टेंस, अगर मैं यहीं एक और रेजिस्टेंस R1 लगा देता तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाता, आरसी पैरेलल R1, तो यहां आता माइनस बीटा इंटू आरसी पैरेलल R1। क्योंकि आउटपुट लिखते वक्त आप क्या करते, आरसी के क्रॉस भी आउटपुट प्लस माइनस V नॉट है, R1 के क्रॉस भी आउटपुट प्लस माइनस V नॉट है, दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस भी आउटपुट क्या है, आरसी पैरेलल R1 के क्रॉस भी प्लस माइनस V नॉट है, और आरसी पैरेलल R1 के क्रॉस यही करंट I1 फ्लो होती तो लिखते आप आउटपुट V नॉट माइनस बीटा इंटू आईवी इंटू आरसी पैरेलल R1। तो जहां जहां आरसी है वहां R1 पैरेलल R2 कि नहीं। तो अगर मैं एक गेन एवी डैश लू, कौन सा गेन, दिमाग में बैठाओ कौन सा फार्मूला याद करना है। एक अगर मैं गेन लू, कौन सा गेन, जहां पे आउटपुट मैं ले रहा हूं कलेक्टर नोड और ग्राउंड के बीच में, आउटपुट कहां ले रहा हूं, आउटपुट वोल्टेज इज बिटवीन कलेक्टर नोड एंड ग्राउंड एंड इनपुट वोल्टेज इज बेस नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या आता है गेन का, इनपुट वोल्टेज इज बेस वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड आउटपुट वोल्टेज इज कलेक्टर वोल्टेज बिटवीन ग्राउंड, दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ बीटा इंटू ये कौन सा रेजिस्टेंस है, यहां पे आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन कलेक्टर एंड ग्राउंड। तो अगर यहां आरसी कनेक्टेड है, यहां एक R1 है, एक R2 है, तो नेट रेजिस्टेंस बिटवीन कलेक्टर एंड ग्राउंड तीनों का पैरेलल हो जाएगा, वो यहां पे आएगा, ठीक है। नीचे क्या आएगा, R पाई प्लस बीटा प्लस 1 RE, where RE is the resistance between emitter and ground, net resistance between emitter and ground is RE। ये आएगा फार्मूला, याद करो। ये कौन सा फार्मूला, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में लेना है आउटपुट, है ना, और इनपुट कौन सा, बेस और ग्राउंड के बीच में VB वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज मानना है, ठीक है। अब अगर एक्चुअल इनपुट VI और VB सेम है तो यही V नॉट अपॉन VB आपका एक्चुअल गेन आ गया, जो कि इस केस में आया। और अगर यही VB और VI सेम नहीं है तो VB, अगर आपसे पूछा V नॉट अपॉन VI तो मुझे फार्मूला याद है V नॉट अपॉन VB का इस फॉर्म में, इसको कैसे लिखना मैंने सिखा दिया, माइनस बीटा नेट रेजिस्टेंस बिटवीन कलेक्टर एंड ग्राउंड डिवाइडेड बाय R पाई प्लस बीटा प्लस 1 R। ये सिंपली है ना, ये V नॉट अपॉन VB का आंसर है। अब अगर VB और VI सेम है तो यही V नॉट अपॉन VI का भी आंसर है, और अगर VB और VI सेम नहीं है तो VI और VB में रिलेशन निकाल लो और आंसर पता कर लो। जैसा कि मैं जनरल केस बता रहा हूं, अगर कपलिंग कैपेसिटर के साथ डायरेक्टली ये VI कनेक्टेड है तो VI और VB सेम आ गए। अब अगर यहीं RS आ जाता, देखो मैं जनरल केस इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लेना हूं, अगले लेक्चर में नहीं करूंगा फिर। तो देखो यहां एक अगर RS आ जाता, अब देखो VI और VB सेम नहीं है। अब VI और VB में अगर मैं रिलेशन निकाल लूं तो मैं V नॉट अपॉन VB मुझे पता है कैसे लिखना है, और V नॉट अपॉन VI फिर मैं लिख लूंगा। अगर VI और VB में रिलेशन पता चल जाएगा तो मैं उसको कर लेता हूं, ध्यान से करना है ना। तो जनरलाइज केस भी आपको पता होने चाहिए, जनरलाइज केस भी आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, ताकि मैं इसी में डिस्कस कर ले रहा हूं। फिर इस लेक्चर को मैं क्लोज करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसी के न्यूमेरिकल्स लेंगे। इसके कंक्लूजन को मैं भी लिखवा देता हूं। तो देखो जब भी मैंने कहा था रिलेशन निकालना होगा VI और VB में, तो इनपुट रेजिस्टेंस RI ये वाला जो बेस से आपने देखा था पूरे राइट हाफ का, वो बहुत काम आएगा। तो सर्किट बना लेते हैं इक्विवेलेंट, ये है VI
ये आपका आ गया RS, है ना, और बेस और ग्राउंड के बीच में एक है RB, ये भी ग्राउंड है RB, और बेस और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट रेजिस्टेंस कितना दिखा था बेटा? बेस और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट रेजिस्टेंस कितना दिखा था? R पाई प्लस बीटा प्लस 1 RE, या इसी को हम RI लिख देते हैं। बेस और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ को हटा के हमने बेस और ग्राउंड के बीच में क्या लगा दिया? यही RI रेजिस्टेंस लगा दिया। और आपका VB क्या है? यही इसी के क्रॉस जो वोल्टेज है, इसी को तो कहेंगे VB प्लस माइनस। अगर ध्यान से देखो, क्योंकि इस नोड का वोल्टेज जो ये नोड है, इसी नोड का वोल्टेज VB है विद रिस्पेक्ट टू क्या? ग्राउंड। यही तो है, आप कह रहे हो ये जो बेस नोड है यही तो है। बेस नोड का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वोल्टेज, बेस नोड को प्लस मानो, ग्राउंड क्या है? माइनस। इसका इस नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? VB। और इस नोड और ग्राउंड के बीच में क्या लगा है? RI। तो जो RI के क्रॉस वोल्टेज है वही तो प्लस माइनस क्या है? VB। समझ में आई बात? ये V पाई मत कर देना, ये VB वोल्टेज है। इस नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इस नोड और ग्राउंड के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा है RI, उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो प्लस माइनस VB होगा, ये ध्यान रखना। और RB और ये दोनों पैरेलल में, तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा? प्लस माइनस VB। VI और VB में रिलेशन निकाल लूं तो V नॉट अपॉन VB तो मुझे पता है, तो बताओ क्या होगा? इस RB के क्रॉस भी वोल्टेज प्लस माइनस VB है, इस RI के क्रॉस भी प्लस माइनस वोल्टेज VB है। इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के, दोनों पैरेलल में हैं, तो इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस भी वोल्टेज प्लस माइनस VB होगा। तो सर्किट क्या बन जाएगी? ये सर्किट बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बना रहा हूं, है ना। ये है आपका VI, ये है आपका RS, और ये इसके क्रॉस प्लस माइनस VB है, और ये रेजिस्टेंस है कितना? RB पैरेलल RI। अब मैं वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लूं तो VB कितना होगा? RB पैरेलल RI अपान RS प्लस टोटल रेजिस्टेंस RB पैरेलल RI इंटू VI। तो VB और VI में रिलेशन आ गया, और मुझे पता है V नॉट अपान VB कितना था? ये लिखने का तरीका माइनस बीटा इंटू नेट रेजिस्टेंस बिटवीन कलेक्टर एंड ग्राउंड। ये बेस वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो इन दोनों का रेशियो क्या? माइनस बीटा इंटू नेट रेजिस्टेंस बिटवीन कलेक्टर एंड ग्राउंड, नेट टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन कलेक्टर एंड ग्राउंड, दैट कम्स आउट टू बी। अगर यहाँ एक और होता रेजिस्टेंस R बिटवीन कलेक्टर एंड ग्राउंड, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाता? RC पैरेलल R, है ना, ध्यान रखना, डिवाइडेड बाई R पाई प्लस बीटा प्लस 1 इंटू नेट रेजिस्टेंस बिटवीन इमीटर एंड ग्राउंड। कितना है यहाँ? RE। तो आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से AV अगर हमें निकालना है, V नॉट अपॉन VI, ये हमने क्या माना था? AV डैश। AV डैश का फार्मूला आपको याद रखना है बेटा। कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में हम अगर आउटपुट ले रहे हैं V नॉट, और बेस टर्मिनल का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम मान रहे हैं इनपुट वोल्टेज VB, तो V नॉट अपॉन VB AV डैश क्या होता है? माइनस बीटा इंटू नेट रेजिस्टेंस बिटवीन कलेक्टर एंड ग्राउंड, वो यहाँ आएगा। RC पैरेलल R भी आ सकता है, RC पैरेलल R1 पैरेलल R2 भी आ सकता है, डिपेंडिंग की कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में टोटल नेट रेजिस्टेंस कितना है, डिवाइडेड बाई R पाई प्लस बीटा प्लस 1 RE क्या आएगा? नेट रेजिस्टेंस बिटवीन इमीटर एंड ग्राउंड। तो इसको मैं लिख सकता हूं V नॉट अपॉन VB इंटू VB अपॉन VI। VB अपॉन VI की वैल्यू यहां से आ जाएगी कितना? VB अपॉन VI इज RB पैरेलल RI अपॉन RS प्लस RB पैरेलल RI, एंड V नॉट अपॉन VB यहां से है ही, तो ये AV डैश इंटू VB अपॉन VI। और यही RS अगर जीरो कर दो तो ये RB पैरेलल RI अपॉन RB पैरेलल RI कितना आ जाएगा? 1, और VB इज इक्वल टू VI, तो V नॉट अपॉन VB इज सेम एज V नॉट अपॉन VI, और यही गेन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जनरल केस भी आपको करने आना चाहिए, बहुत जगह बताते नहीं, तो मैंने बता दिया इस तरह से हम डील करेंगे। किस तरह से डील करेंगे अब बार बार मैं इसको नहीं बताऊंगा। फिर नेटवर्क थियरी है बेटा, तो आप रिजल्ट लिख लीजिए और इस लेक्चर को क्लोज करते हैं कि RE का इफेक्ट क्या आया, और नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे। मैंने जनरलाइजेशन थोड़ा बहुत आपको बता दिया है ना। तो सिंपली तो ये V नॉट कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में अगर आउटपुट ले रहे हैं, और बेस और इमीटर के बीच में इनपुट, जब RE रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, बेस और ग्राउंड के बीच में इनपुट वोल्टेज V माने, तो इन दोनों का रेशियो होता है माइनस ऑफ बीटा इंटू नेट रेजिस्टेंस बिटवीन कलेक्टर एंड ग्राउंड, जितना भी आएगा, डिवाइडेड बाय R पाई प्लस बीटा प्लस 1 इंटू RE क्या है? नेट रेजिस्टेंस बिटवीन इमीटर एंड ग्राउंड। और यही अगर बीटा बहुत हाई हो तो बीटा 1 के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट करेंगे, और बीटा अगर हाई है तो बीटा इंटू RE इज मच मच ग्रेटर देन R पाई, तो इसको निगलेक्ट करेंगे, बीटा बीटा कैंसिल, तो अप्रॉक्सीमेट गेन V नॉट अपॉन VB का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा? माइनस RC अपॉन RE। और अगर यही VB VI के बराबर हो गया तो V नॉट अपॉन VI की भी वैल्यू कितनी आएगी? अप्रॉक्सीमेट माइनस RC अपॉन RI। तो जब यहाँ RS प्रेजेंट होगा तो अप्रॉक्सीमेट गेन माइनस RC अपॉन RE नहीं होगा बेटा, रट्टा मत मार लेना।
अप्रोक्सीमेट गेन माइनस आरसी अपॉन आरई कब है? जब यहाँ आरएस नहीं प्रेजेंट है, और आरएस नहीं प्रेजेंट होने पे वीबी और वीआई क्या है? सेम है एसी मॉडल में। तो वी नॉट अपॉन वीबी का जो अप्रोक्सीमेट गेन है माइनस आरसी अपॉन आरई, जो कि बीटा हाई होने पे आता है, अप्रोक्सीमेट गेन बीटा हाई होने पे कितना आएगा अनबाईपास रेजिस्टर आरई के केस में? माइनस आरसी अपॉन आरई आएगा, है ना। वो वी नॉट अपॉन वीबी की वैल्यू थी। वी नॉट कहां से ले रहे हैं? कलेक्टर से, कलेक्टर एंड ग्राउंड, और इनपुट कहां? वीबी को मान रहे हैं, वीबी और ग्राउंड के बीच में जो वोल्टेज है ना। तो वी नॉट अपॉन वीबी की वैल्यू क्या? अप्रोक्सीमेट गेन माइनस आरसी अपॉन आरई है, और अगर यही वीबी वीआई के बराबर है तो वी नॉट अपॉन वीआई की भी वैल्यू का अप्रोक्सीमेट गेन वैल्यू कितना है? माइनस आरसी अपॉन आरई। लेकिन आरएस आ जाएगा तो अप्रोक्सीमेट गेन माइनस आरसी अपॉन आरई, तो यहां से आ गया किसकी वैल्यू? एवी डैश की, और वीबी अपॉन वीआई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो होगा अप्रोक्सीमेट गेन का फार्मूला एवी का, व्हेन देयर इज आरएस प्रेजेंट। अगर आरएस प्रेजेंट नहीं है तो जो एवी डैश की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी वही एवी की होगी, क्योंकि एवी डैश और एवी क्या हो जाएंगे? सेम, है ना। तो अब रिजल्ट को लिख लीजिए ध्यान से इस चीज को लिखिए इजिली, है ना। नेटवर्क थ्योरी जितना इफिशिएंटली करोगे बेटा, सब कुछ नेटवर्क थ्योरी और कुछ नहीं, जितना इजिली अप्लाई करोगे। लिखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनबाईपास रेजिस्टर आरई इन एसी मॉडल। डीसी मॉडल में तो इसने क्या किया था? डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज कर दिया था। एसी मॉडल में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनबाईपास रेजिस्टर आरई इन एसी मॉडल क्या क्या होगा? पहला पॉइंट, फॉलोइंग इफेक्ट विल बी देयर। फर्स्ट, इनपुट रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। इनपुट रेजिस्टेंस विल इंक्रीज विद respect to bypass resistor RE case, with respect to bypass RE रजिस्टर केस। तो अगर RE बाईपास है तब उस केस में जो इनपुट रेजिस्टेंस आएगा उसके रिस्पेक्ट में जो अनबाईपास रजिस्टर अगर RE आ गया एसी मॉडल में, तो इनपुट रेजिस्टेंस विल डेफिनेटली इंक्रीज। इनपुट रेजिस्टेंस RI विल इंक्रीज, है ना। इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनबाईपास रजिस्टर RE। और इनपुट रेजिस्टेंस आता है कितना? R पाई प्लस बीटा प्लस 1 RE। तो अगर RE को हम फर्दर बढ़ाएं, RE अनबाईपास रजिस्टर RE प्रेजेंट है, और उसको अगर हम फर्दर बढ़ाएं तो इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, फुल स्टॉप। इफ वी फर्दर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दिस अनबाईपास रजिस्टर RE, इफ वी फर्दर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस अनबाईपास रजिस्टर RE, then also the input resistance further increases, then input resistance further increases। तो दो चीजें समझ में रखना, बाईपास केस है तब RE की वैल्यू 0 है, अनबाईपास जैसे किया RE की कुछ वैल्यू लगा दी तो इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया बाईपास के केस के कंपेयर में। बाईपास के केस में R पाई था, अनबाईपास के केस में R पाई प्लस बीटा प्लस 1 RE आ गया। अब अनबाईपास का केस आ गया, RE प्रेजेंट है, और RE को अगर आप बढ़ाओगे तो इनपुट रेजिस्टेंस फर्दर बढ़ेगा, RE को घटाओगे अनबाईपास केस में तो फर्दर इनपुट रेजिस्टेंस घटेगा। तो दो केसेस में समझना, अनबाईपास रजिस्टर RE प्रेजेंट है, अब RE की वैल्यू फर्दर चेंज कर रहे हो तो चेंज करोगे तो इनपुट रेजिस्टेंस घटेगा बढ़ेगा, बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा, ये समझ के रखना, है ना। ठीक है, और घटाओगे तो घटेगा, उसी में आगे लाइन लिख सकते हो ना। दूसरा पॉइंट लिखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनबाईपास रजिस्टर RE, दैट इज व्हिच इज वर्किंग एज अ नेगेटिव फीडबैक, due to presence of this resistance RE, due to presence of unbypassed resistor RE, which is working as a negative feedback, the AC voltage gain decreases। डिक्रीज हो रहा था कि नहीं? पहले आ रहा था गेन जो की वैल्यू आई माइनस बीटा आरसी अपॉन आर पाई प्लस बीटा प्लस 1 RE। अगर यही RE 0 हो जाए, जो कि बाईपास का केस होता है ना। RE क्या है? नेट एसी मॉडल में RE क्या है? नेट रेजिस्टेंस बिटवीन इमिटर एंड ग्राउंड। अगर यही RE बाईपास हो गया तो नेट रेजिस्टेंस बिटवीन इमिटर एंड ग्राउंड क्या हो जाएगा? 0। अगर हम बाईपास कर दें इस RE को तो इमिटर और ग्राउंड के बीच में एसी मॉडल में क्या आएगा? 0 रेजिस्टेंस। तो जो गेन है माइनस बीटा आरसी अपॉन आर पाई प्लस बीटा प्लस 1 RE, इसमें RE की वैल्यू 0 रख दो तो ये बाईपास वाले केस का गेन आ जाएगा कि नहीं? माइनस बीटा आरसी अपॉन आर पाई, एंड दैट कम्स आउट टू बी माइनस जीएम आरसी के बराबर आएगा। कितना आएगा? माइनस जीएम आरसी के बराबर आएगा गेन, है ना। जब यही RE बाईपास हो जाएगा, RE बाईपास हो जाएगा तो एसी मॉडल में इमिटर और ग्राउंड के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा? 0। तो अभी RE की कुछ वैल्यू लेके आपने कैलकुलेशन किया है, अगर यही RE की वैल्यू 0 हो जाए तो RE को 0 रख दो तो गेन क्या आ जाएगा, है ना।
और जब आर प्रेजेंट है तो गेन क्या है, माइनस बीटा आरसी अपॉन आर पाई प्लस समथिंग। तो डिनोमिनेटर बढ़ जा रहा है जब आर एन बाई पास है, तो गेन क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है ना। तो ये निगेटिव फीडबैक की तरह काम कर रहा है ना। तो व्हेन in case of unbypassed resistor RE which is working as a negative feedback, the AC voltage gain decreases with respect to bypass case, है ना, with respect to bypass case। जब ये bypass था तब जो AC गेन आ रहा था सिस्टम का, अब unbypass हो गया रेजिस्टर RE, मतलब RE प्रेजेंट है AC मॉडल में, तो गेन घट जाएगा with respect to जब RE प्रेजेंट नहीं है, मतलब RE 0 है, तब जो गेन आ रहा था वो ज्यादा आ रहा था। अब RE अगर हो गया तो गेन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो लैंग्वेज का ध्यान रखना, क्वेश्चन में लैंग्वेज में बहुत फंसाते हैं, तो मैं क्लैरिटी दे रहा हूं, है ना, तो उस लैंग्वेज को आपको पहचानना काम रहेगा। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो और अपने लैंग्वेज में भी बेटा लिख सकते हो, है ना, जरूरी नहीं कि हर चीज में लिखवाऊंगा एग्जैक्ट लैंग्वेज में, ठीक है। दूसरी चीज और लिखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस नेगेटिव फीडबैक इन एसी मॉडल में नेगेटिव फीडबैक कब प्रेजेंट है, व्हेन आरई इज प्रेजेंट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस नेगेटिव फीडबैक, ब्रैकेट में लिख लो अनबाईपास रेजिस्टर आरई, यही नेगेटिव फीडबैक है। इन द एसी मॉडल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन एसी मॉडल, द AC voltage gain gets stabilized and the approximate gain AB dash which is equal to minus RC upon RE becomes independent of transistor parameters। तो ये स्टेबलाइज हो गया। अब ट्रांजिस्टर के पैरामीटर चेंज भी हो जाएंगे तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, इसका गेन स्टेबल रहेगा, जिस वैल्यू पे है उसी वैल्यू पे पड़ा रहेगा। आरसी और आरई की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ये वैल्यूज तो फिक्स है तो गेन फिक्स है। होता है ना, कोई चीज स्टेबल है तो वो लेस सेंसिटिव है। स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, वो लेस सेंसिटिव है, मतलब चेंजेस होने पे भी उसमें चेंज नहीं हो सकता। जबकि कोई चीज हाईली सेंसिटिव का क्या मतलब हो, जिसमें स्मॉल चेंज भी हो, अगर उस चेंज को कोई मैं कहूं, एक चीज होती है सेंसर और दो चीजें डिजाइनिंग के पैरामीटर्स होते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, है ना। अब सेंसिटिविटी अगर हाई किसी चीज की रखना चाहते हो, सेंसिटिविटी हाई का क्या मतलब कि अगर स्मॉल चेंज भी हो तो भी वो रिफ्लेक्ट हो जाए, वो दिख जाए। तो अगर आप कंट्रोल सिस्टम में जब कोई चीज पढ़ते हो, कंट्रोल सिस्टम में आप जो फोकस करते हो कि आप आउटपुट को क्या, सिस्टम को स्टेबलाइज करना चाहते हो। सिस्टम को स्टेबलाइज करने का क्या मतलब, सिस्टम इज लेस सेंसिटिव, मतलब अगर इंटरनली कुछ चेंजेस कर रहे हो, उस चेंज का आपके आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आउटपुट अपनी वैल्यू पे स्टेबल है, तो आप स्टेबिलिटी की बात करते हो। जब आप स्टेबिलिटी की बात करते हो मतलब देयर इज लेस सेंसिटिविटी है, ताकि वो जो चेंजेस हैं उस चेंजेस की वजह से आपके आउटपुट, जो कि आपका एक डिजायर्ड आउटपुट जो आ रहा है, उसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं, आपका आउटपुट स्टेबल है, मतलब ये क्या हुआ, लेस सेंसिटिव का केस है। यही जब सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर आप पढ़ोगे, सेंसर अलग अलग सेंसर डिजाइन करते हो, तो सेंसर में आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि स्मॉल चेंज भी हो वो आपके आउटपुट में दिखे, उतना अच्छा वो सेंसर है। अगर हल्का सा भी कुछ चेंज हुआ, उस चेंज को आपके आउटपुट में दिखा दे कि इनपुट में कुछ चेंज हुआ, वो सेंसर है। हल्के से चेंज को भी क्या कर ले, मेजर कर ले, उसका उस चेंज को एक्सेप्ट कर ले, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट में चेंज कर दे, वो आपके अच्छे सेंसर का रिक्वायरमेंट होती है, उसकी सेंसिटिविटी हाई होती है। तो जब आप स्टेबिलिटी की बात करते हो कि हाईली स्टेबल कोई चीज है तो वो लेस सेंसिटिव है। इसीलिए जब इस ट्रांजिस्टर पैरामीटर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा गेन, इसका ये मतलब है ट्रांजिस्टर पैरामीटर से इंडिपेंडेंट होने का कि ट्रांजिस्टर के पैरामीटर अगर चेंज होंगे भी, उस चेंज का आपके गेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गेन उन चेंजेस के करस्पॉन्डिंग एकदम इनसेंसिटिव हो गया, तुम करते रहो मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपने गेन पे स्टेबल रहूंगा, ये हाईली स्टेबल हो गया है ना। तो इस चीज को इस तरह से समझा करो, हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस है। जहां स्टेबिलिटी चाहिए तो आप लेस सेंसिटिविटी की तरफ जाते हो, और जहां सेंसिटिविटी चाहिए कि कोई इनपुट में चेंज हो, हल्का सा भी मुझे दिख जाए, तो वहां पे आप क्या है, हाई सेंसिटिविटी की तरफ जाते हो। तो वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम सारी चीजें डिजाइन करते हो। तो यहां हम चाहते हैं कि गेन चेंज ना हो, हम स्टेबिलिटी की तरफ भागना चाहते हैं, ताकि गेन में चेंज नहीं होगा तो आपको जो डिजायर्ड गेन आपने डिजाइन किया कि मुझे 80 गेन चाहिए, 80 हमेशा मिलता रहे, आपका सिस्टम परफेक्टली काम करेगा। तो
आप उसको स्टेबलाइज करना चाहते हो और ट्रांजिस्टर पैरामीटर से अगर उसको इंडिपेंडेंट कर दिया तो ट्रांजिस्टर के पैरामीटर किसी वजह से चेंज भी हुए, है ना, बीटा जीएम ये सब चेंज भी हुआ किसी वजह से, टेम्परेचर की वजह से, किसी भी वजह से, उस चेंज का रिफ्लेक्शन आपके गेन पे नहीं आएगा। गेन विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड विल बी हाईली स्टेबल। तो क्या हुआ, निगेटिव फीडबैक जो आरई की वजह से एसी मॉडल में आया, उसने इनपुट रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया विद रिस्पेक्ट टू बाईपास केस, पहली चीज। और आरई की वैल्यू अगर फर्दर चेंज करोगे, बढ़ाओगे तो इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्योंकि वो आरई के प्रोपोर्शनल है, आर पाई प्लस बीटा प्लस 1 आरई। और अगर आरई को घटाओगे तो वो घटेगा क्योंकि वो आरई के प्रोपोर्शनल है, आर पाई प्लस बीटा प्लस 1 आरई। उस रिलेशन से देख सकते हो, है ना। दूसरी चीज, जो गेन है, निगेटिव फीडबैक प्रेजेंट होने की वजह से गेन घट गया क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ गया। तो निगेटिव फीडबैक की वजह से गेन बाईपास केस के रिस्पेक्ट में घट गया, है ना। अब अगर ये आरई को मैं फर्दर बढ़ाऊं तो डिनोमिनेटर और फर्दर बढ़ जाएगा। अगर मैं आरई को फर्दर बढ़ाऊं तो डिनोमिनेटर फर्दर बढ़ जाएगा और गेन और घट जाएगा। और इसी आरई को फर्दर मैं घटाऊं, अनबाईपास रेजिस्टर आरई है, इसके वैल्यू को थोड़ा घटाऊं तो यही गेन एबी डैश क्या हो जाएगा, बढ़ भी जाएगा, है ना। तो आरई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है गेन। तो आरई को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो गेन घटेगा, आरई को घटाऊंगा तो गेन बढ़ेगा। जबकि आरई के साथ इनपुट रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर पाई प्लस बीटा प्लस 1 आरई। तो इनपुट रेजिस्टेंस आरई बढ़ाने पे बढ़ेगा, आरई घटाने पे घटेगा अनबाईपास वाले केस में। और गेन जो है अनबाईपास आरई वाले केस में जो गेन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरई। तो आरई को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो गेन घटेगा, आरई को घटाऊंगा तो गेन बढ़ेगा, है ना। तो ये दोनों चीजें हैं, समझ लेना। और इसी पे एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो अगले लेक्चर में उन हो सकता है थियोरेटिकल क्वेश्चन को एक दो लेंगे जो गेट में पूछे गए या किसी और एग्जाम में, उसको करेंगे। और उसके बाद न्यूमेरिकल डिस्कशन शुरू करेंगे, जो ये डायरेक्ट अप्रॉक्सीमेट गेन का फार्मूला यूज करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, एक दो क्वेश्चन फ्रेम करके मैं लाऊंगा और उसको ट्राई करेंगे और इस चीज को सीख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।